Hello everyone and welcome to the textbook super coaching platform. So this is the part number 2 of political processes in India. Okay, आपका सुपर फास्ट रिवीजन जो सेशन चल रहा है उसका पार्ट नंबर 2 है ये पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया का. चलिए तो शुरुआत करते हैं. सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए सेशन चैनल को, और जिससे आपकी सारी वीडियोस आपकी लिंक मिलते रहे, प्रॉपर्ली आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन अपडेट होते रहे. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक क्वेश्चन है, जैसे कि एनजीओ के बारे में क्वेश्चन पूछा है. स्माइल फाउंडेशन, क्राई, गिव इंडिया फाउंडेशन, ऑक्सफैम फाउंडेशन. ओके, और फाउंडर्स के नाम लिखे हैं. ठीक है, संस्थापकों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं. रिपन कपूर है, शांतनु मिश्रा, वेंकट कृष्णा, निशा अग्रवाल. सो कौन सा पर्सन जो है, या फिर फाउंडर बोल सकते हैं, या फिर संबंधित व्यक्ति बोल सकते हैं आप. ठीक है, कि किस एनजीओ का, बिकॉज अगेन इंपॉर्टेंट एनजीओ पे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा पर्सन किस एनजीओ से संबंध रखता है. स्माइल फाउंडेशन से कौन है, या फिर क्राई से कौन है. ठीक है, गिव इंडिया फाउंडेशन से कौन है. तो इस प्रकार के सवाल जो है एग्जाम में आपके आ सकते हैं. ठीक है, चलिए तो देखते हैं कितने लोग सही उत्तर दे पाते हैं इसका. एंड चलिए तो इसको करेक्ट आंसर जो देखते हैं यहाँ पे, जैसे क्राई, रिपन कपूर जो है क्राई से बिलोंग करते हैं. ठीक है, अगर हम बात करें चाइल्ड राइट एंड यू, सो रिपन कपूर इससे संबंध रखते हैं. सो आपका बी का होगा 1, सॉरी बी का हो गया 1. ठीक है, देन उसके बाद आपका आता है स्माइल फाउंडेशन. ओके, स्माइल फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे. शांतनु मिश्रा, ओके, इसके फाउंडर है. और शांतनु मिश्रा का आप सेकंड से मैच करेंगे. सो आपका आंसर हो गया डी. उसके बाद सी, गिव इंडिया फाउंडेशन, वेंकट कृष्णा, एंड ऑक्सफैम इंडिया जो है आपका निशा अग्रवाल. ओके, से संबंधित, उनसे संबंधित है. ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल भी आ सकते हैं. तो आपके जो टॉप 10 एनजीओ हैं, ओके, 2023 में भारत की सबसे महत्वपूर्ण एनजीओ हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. क्राई है, चाइल्ड राइट एंड यू, स्माइल फाउंडेशन, गिव इंडिया फाउंडेशन, गूंज, केयर इंडिया. इनके फाउंडर्स के नाम और इनका स्पेसिफिकेशन. ओके, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि इनमें से कौन सा संगठन जो है इस क्षेत्र में काम कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल वर्क ऑन एजुकेशन, डिजास्टर रिस्पॉन्स. ओके, मान लीजिए डिजास्टर रिस्पॉन्स पे कौन सा एनजीओ इनमें से काम करता है, तो वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कौन सा वेमेन के लिए काम कर रहा है, कौन सा चाइल्ड राइट्स के लिए काम कर रहा है, कौन सा माइल्ड न्यूट्रिशन के लिए काम कर रहा है. तो ये थोड़ी सी क्लियरिटी अच्छे से होनी चाहिए. नन्ही के लिए जैसे कि आनंद महिंद्रा का फाउंडेशन है फॉर अंडर प्रिविलेज गर्ल, ओके, गर्ल्स. ठीक है, सो स्पेशली हेल्प एज जो है, जैक्सन कोल जो है इसके डायरेक्टर हैं. एंड यूबीसीली वर्क फॉर द कॉज एंड केयर ऑफ द एल्डरली पीपल. ओके, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी मदद के लिए ये काम कर रहा है. प्रथम जो है एजुकेशन से रिलेटेड है, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को, ओके, जो वंचित बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का काम करता है, स्पेशली इन मुंबई स्लम. ओके, मुंबई के स्लम्स में. सेव द चिल्ड्रन इंडिया, दीपक कपूर चेयरमैन है इसके. एंड वर्क इन एजुकेशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड पॉवर्टी. एंड ऑक्सफैम इंडिया विच इज अबाउट बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ आदिवासी, दलित, माइनॉरिटी सेक्शन. ओके, मुस्लिम्स, वुमेन एंड चिल्ड्रंस फ्रॉम सेव वायलेंस फ्री लाइव्स. ओके, तो मतलब जहाँ पे हिंसा मुक्त जो समाज में रह सकें और उनका बोलने का अधिकार हो, फ्रीडम टू स्पीक अप देयर माइंड. सो ये जो है निशा अग्रवाल जो है इसकी फाउंडर है, और ऑक्सफैम इंडिया जो है यहाँ पे मतलब बेसिकली मैं डायरेक्टर है इसके, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं. सो ये कुछ 10 महत्वपूर्ण एनजीओ हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए, बिकॉज एक बार स्माइल फाउंडेशन पे क्वेश्चन भी आ चुका है कि विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग फॉर द चाइल्ड एजुकेशन. ठीक है, बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, उसमें ऑप्शंस लिखे हुए थे. या फिर ये पूछ सकते हैं कि फाउंडेशन का नाम दे देंगे एनजीओ का, और पूछेंगे कि ये किस क्षेत्र में काम करता है. तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है. इसके अलावा कुछ हमारे पास जैसे हम सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की बात करें, विच सिविल सोसाइटी ग्रुप इज वर्किंग फॉर द डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. ओके, भारत में जो राजनीति है उसके बेसिकली अपराधीकरण मुक्त करने के लिए, ओके, उसमें अपराधीकरण को हटाने के लिए कौन सा समूह काम कर रहा है, राजनीतिकरण करें, अपराधीकरण को रोकने के लिए. ठीक है, बढ़ाने के लिए नहीं, उसको डीक्रिमिनलाइज करने के लिए. नास फाउंडेशन, विशाखा, एडीआर, एफए, एमकेएसएस. ओके, तो इसमें आंसर आपका क्या होगा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म. ओके, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो है इस क्षेत्र में काम कर रहा है. लगातार ये चाह रहा है कि जो हम लीडर्स चुने जा रहे हैं भारत में, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, एमएलए, एमपी, वो अपराध मुक्त हो, ऐसे लोग चुन के बेसिकली भारत के जनता के रिप्रेजेंटेटिव बनने. ठीक है, सो अगर हम इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो एमकेएसएस है, मजदूर किसान संघर्ष समिति, राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए फेमस. इसके लीडर्स के नाम आप याद रख सकते हैं. सो देखिए, यू कैन अगेन गेट अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट. ओके, यहाँ से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको आ सकता है. बचपन बता आंदोलन है, नास फाउंडेशन स्पेशली फॉर द एलजीबीटी राइट्स. एंड अगेन केसेस आर ऑल्सो रिटन. ओके, उसके साथ में स्पेशल जो केसेस हैं जिससे वो संबंध रखते हैं, विशाखा गाइडलाइंस. ओके, जो विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जहां से विशाखा गाइडलाइंस निकली थी. वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेक्सुअल हरासमेंट वाला जो पर्सपेक्टिव है, ठीक है, महिलाओं का सशक्तिकरण कार्यस्थल पर, यौन शोषण से बचाना. नास फाउंडेशन जो है लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, गे, इन कम्युनिटीज के लिए काम कर रहा है. ठीक है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो है भारत में राजनीतिकरण के अपराधीकरण के लिए कार्य कर रहा है, मतलब अपराधीकरण से रोकने के लिए काम कर रहा है. ठीक है, सो डीक्रिमिनलाइजेशन. ओके, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म केस फेमस है इसमें.
इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ओके, नोटा का आना, वीवीपीएटी का आना, ठीक है, या फिर जो आपका चैलेंज द सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट, ओके, विच वाज बेसिकली ऑनलाइन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको रिस्ट्रिक्शन करता था। तो इस प्रकार से ये कुछ एक्टिविटीज है सिविल राइट्स के लिए काम करता है, ओके, सो इट इज बेसिकली वर्किंग फॉर द ह्यूमन एंड सिविल राइट्स, लोकतांत्रिक और नागरिक अधिकारों के लिए काम करता है। बेसिकली नोटा जो है, ठीक है, नोटा का इंट्रोडक्शन जो हुआ, वीवीपीएटी, इन सब ये जो है इन सिविल सोसाइटी के प्रयासों से हुआ है, स्पेशली आपका पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। सिमिलरली पीयूडीआर भी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। देन लोक प्रहरी इज ऑल्सो वर्किंग फॉर डीक्रिमिनलाइजेशन, ओके, भारत में राजनीति को अपराध मुक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के, जहां पे मेंबर्स वर डिस्क्वालीफाइड, ओके, जहां पे डिसीजन ये आया कि द कन्विक्टेड एमपीज एंड एमएलए विल बी डिस्क्वालीफाइड, ओके, जो भी कन्विक्टेड है, जिनके ऊपर अपराध लग चुका है, ये अपराध घोषित हो चुका है, उनको आगे से बेसिकली अयोग्य है, वो आगे से संसद या फिर विधायक नहीं बन सकते, मतलब उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इस प्रकार के जो बेसिकली जो एम्पावरमेंट हुए हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म जो हुए, वो इन सब ऑर्गेनाइजेशन के प्रयासों से हुए हैं, ठीक है। चलिए बाकी हाँ जी, नेक्स्ट आपका आता है प्लान एंड लीडर्स, जो योजनाएं हैं और कौन कौन से योजनाएं किस किस लीडर के वक्त बनी है, बिकॉज प्लानिंग इन इंडिया भी आपका एक टॉपिक है, ठीक है। भारत में नियोजन जो है, तो प्लानिंग ऑफ इंडिया से संबंधित क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे बॉम्बे प्लान है, सर्वोदय प्लान है, गांधीयन प्लान है, उससे कौन कौन से लीडर संबंधित है। जैसे बॉम्बे प्लान की बात करेंगे, पुरुषोत्तम ठाकुर दास से संबंधित है। सर्वोदय प्लान जो है, ठीक है, ये आपका जेपी नारायण से संबंधित है। गांधीयन प्लान श्रीमन नारायण अग्रवाल, पीपल्स प्लान एम एन रॉय। तो इस प्रकार से अलग अलग 5 ईयर प्लान, बेसिकली जो प्लानिंग में आइडियाज, ओके, दिस बिलोंग्स टू द पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। भारत में नियोजन का जो इतिहास है उससे संबंधित ये टॉपिक है, और उससे सवाल जो है अक्सर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आपको देख सकते हैं कि कौन सा प्लान किस लीडर ने दिया था, या फिर क्या कॉन्टेक्स्ट था उस प्लान का। फाइन। सो भारत में जो नियोजन है उसका इतिहास थोड़ा पता होना चाहिए। एम विश्वेश्वरैया के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट, ही वॉज कंसिडर्ड फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिकल प्लानिंग, ओके। भारत में जो आर्थिक नियोजन है उसके जनक के रूप में हम उनको देखते हैं। नेशनल प्लानिंग कमेटी से का सेटअप किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ओके, कांग्रेस पार्टी ने बनाई। फिर बॉम्बे प्लान आता है। देन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात की गई, ओके, मतलब आयात प्रतिस्थापन, ओके। बॉम्बे प्लान में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने ये सजेशन दिया कि अगर जब तक हम बाहर से जो हम सामान मंगवा रहे हैं उसको अपने देश में नहीं बनाएंगे तब तक हमारा देश का विकास नहीं हो सकता, ओके। सो दे हैव सजेस्टेड दिस आइडिया। देन गांधीयन प्लान बाय श्रीमन नारायण अग्रवाल, पीपल्स प्लान बाय एम एन रॉय, सर्वोदय प्लान बाय जयप्रकाश नारायण। सो ये कुछ नियोजन किससे संबंध में भारत में जो कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है वो आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन ये भी आते हैं कि डिफरेंट 5 ईयर प्लान एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स, ओके। तो अलग अलग जो पंचवर्षीय योजना है और उसमें उसके फीचर्स क्या क्या है, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान, ओके। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था, यहाँ पे क्लोज्ड इकोनॉमिकल मॉडल है, या फिर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डिसेंट्रलाइजेशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूजीसी। तो यहाँ पे जो यूडीसी का एस्टेब्लिशमेंट है वो आपके फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आ जाएगा। सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या पर्सपेक्टिव है, क्लोज्ड इकोनॉमिकल मॉडल निकल के आता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओके, आयात प्रतिस्थापन विस्थापन, जो औद्योगिकरण हो, ठीक है। थर्ड 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करेंगे, सो थर्ड 5 ईयर प्लान में जो मेजर फोकस था उसमें आप ग्रीन रिवॉल्यूशन के पर्सपेक्टिव दे सकते हो, साथ साथ इकोनॉमिकल। तो इस प्रकार से आपका सो अगर आप मैच करेंगे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान मैच हो गया आपका यूडीसी का एस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान 1, देन आंसर वुड बी दिस। सी का हो गया आपका 3 ग्रीन रिवॉल्यूशन, एंड उसके बाद सॉरी माय मिस्टेक, सी का हो गया 2 पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डिसेंट्रलाइजेशन इन 1969 में, ओके, सॉरी ग्रीन रिवॉल्यूशन 1969 में आया था, दैट्स व्हाई इट विल बी काउंटेड इन द फोर्थ 5 ईयर प्लान, ओके। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को आप चौथी पंचवर्षीय योजना की के रूप में जोड़ेंगे, बिकॉज बीच में जो आपका क्या आया था, प्लान हॉलीडे, उस प्लान हॉलीडे के टाइम पे जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था, सो इट वाज कैरीड फॉरवर्ड, ओके, द पॉलिसीज वर कैरीड फॉरवर्ड इन द फोर्थ 5 ईयर प्लान, ओके। तो हरित क्रांति की जो नीतियां हैं वो चौथी पंचवर्षीय योजना में आगे चलाई गई थी, ओके। तीसरी पंचवर्षीय योजना में पॉलिटिकल इकोनॉमिकल डिसेंट्रलाइजेशन का प्रयास किया गया था भारत में, ठीक है। ओके, अब इसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान्स की बात करें, तो आपको जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान्स रिवाइज करने हैं वो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इसके इंपॉर्टेंट फीचर जिसको हम हेरोड डॉमर मॉडल ही बोलते हैं, ठीक है। डॉमर मॉडल, हेरोड डॉमर मॉडल के रूप से आप जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकंड 5 ईयर प्लान किसने दिया है, जिसमें आपका प्रशांत से महारलोबिस का, ठीक है, महारलोबिस प्लान के रूप में भी जानते हैं। सो थर्ड 5 ईयर प्लान, फोर्थ, या फिर स्पेशली प्लान हॉलिडे क्यों आया था, बिकॉज थर्ड 5 ईयर प्लान फेल हो गया था, ओके, बिकॉज द थर्ड 5 ईयर प्लान वाज फेल एंड दैट्स व्हाई प्लान हॉलिडे वाज इंट्रोड्यूस। प्लान हॉलिडे को इंट्रोड्यूस किया गया कब से कब तक, 16 से लेके 69 तक। एंड प्लान हॉलिडे में क्या क्या किया गया, सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स नीड टू बी, सो इस
5 ईयर प्लान के वक्त में हमने 2 युद्ध देखे और उसके चलते भारत की सरकार ने जो है बिकॉज उसमें राजनीतिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी और साथ साथ आपका जो इंडिया की जो लाइक डिफेंस स्ट्रक्चर है उसको भी इंप्रूव करना था, इसलिए दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द लास्ट 5 प्लान एज वेल एज मल्टीपल क्राइसिस, ओके, कि जो भी इकोनॉमिकल क्राइसिस थे उसको ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई, प्लान हॉलिडे किया गया, ठीक है। ऐसे ही 4th 5 प्लान भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इसमें लिए गए हैं इस टाइम पीरियड में। सिमिलरली 5th 5 प्लान इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 5वीं पंचवर्षीय योजना, एंड विच इज स्पेशली बिलोंग टू द टाइम पीरियड ऑफ इमरजेंसी, ओके, इमरजेंसी के टाइम का ये प्लान है एंड विच वॉज बेसिकली बीन स्टॉप्ड इन द मिडिल, ओके, इसको बीच में रोक दिया गया था 78 में, ओके, व्हेन द न्यू गवर्नमेंट केम इनटू पावर आफ्टर द इमरजेंसी, ओके। सो आपातकाल के बाद जब नई सरकार सत्ता में आती तो उसने इस प्लान को रोक दिया था, फिर लोडिंग प्लान लेके आते हैं, उसको रोक कर क्या 78 से, देखिए 79 तक चलना चाहिए था बट उसको बीच में रोका गया, इन 78 से ही रोलिंग प्लान स्टार्ट किया, किसने, मोरारजी देसाई की सरकार ने, ठीक है। तो ये क्या थे, रोलिंग प्लान, जहां पे ईयरली बेसिस पर जो है बेसिकली वो इवेल्युएशन हो रहा था प्लानिंग्स का, बट अगेन 2 साल के अंदर ये सरकार गिर गई एंड दैट्स व्हाई अगेन नाउ द 6th 5 प्लान वाज बेसिकली बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, ओके। तो 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो इंदिरा गांधी ने फिर से जो है पंचवर्षीय योजना, 6वीं पंचवर्षीय योजना से शुरुआत की। फिर एनुअल प्लान इंपॉर्टेंट है जहां पे अगेन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल क्राइसिस, ओके, तो यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता और आप क्या समस्या क्या था, यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता थी और साथ साथ आर्थिक संकट था, इसलिए भारत ने उस समय 5 ईयर प्लान ना बना के क्या किया, एनुअल प्लान लाया। सिमिलरली 8th 5 प्लान की अगर हम बात करेंगे, सो इट वाज बेसिकली रिगार्डिंग द एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ओके, ऑफिशियली वी अडॉप्टेड द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ओके। तो हमने आधिकारिक रूप से उदारीकरण, बेसिकली निजीकरण और वैश्वीकरण का सिद्धांत को अपनाया। और 12वीं पंचवर्षीय योजना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट वाज आल्सो स्टॉप्ड इन द मिडिल इन 2015 में इसको बंद किया गया एंड द प्लानिंग सिस्टम, द व्हाट वी कैन से द एरा ऑफ प्लानिंग वाज ओवर इन इंडिया, ओके। भारत में 2015 में प्लानिंग कमीशन को समाप्त कर दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया, ओके। और ये जो 5 ईयर प्लान व्यवस्था जो थी उसको बीच में रोक दिया गया भारत सरकार द्वारा, ठीक है। सो स्पेशली मोदी गवर्नमेंट और वी कैन से द बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट, ओके, फाइन, करंट गवर्नमेंट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिसके बारे में कुछ डिटेल्स निकाल लीजिएगा बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं रिगार्डिंग द प्लान्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स, ओके, कुछ किस प्लान के टाइम में कौन से प्राइम मिनिस्टर थे या फिर किस प्लान के मतलब बेसिकली कौन से प्राइम मिनिस्टर के टाइम कौन सा रिफॉर्म्स आए थे, ओके। दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी आस्क्ड इन द मैच द फॉलोइंग, सो मैच द फॉलोइंग के रूप में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इकोनॉमिकल क्राइसिस की बात करें, 1990s में इंडिया वाज गोइंग थ्रू सम इकोनॉमिकल क्राइसिस, ओके। वो इकोनॉमिकल क्राइसिस कैसे थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ओके, कि हमारा जो बेसिकली इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था। फॉरेक्स रिजर्व हमारा डिप्लीट हो चुका था, जो हमारा इसलिए जो विदेशी मुद्रा का जो रिजर्व था वो कम हो चुका था। इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, मतलब मुद्रा स्फूर्ति हो रही थी, ठीक है। प्राइसेस बहुत हाई हो रहे थे, फिस्कल डेफिसिट हो गया था, मतलब सरकार ने खर्चा ज्यादा कर दिया था, पैसा कम था, तो हमारे ऊपर क्या लोन चढ़ चुका था, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट वर फेस्ड बाय इंडिया ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, ओके। मल्टीपल क्राइसिस, ओके, ऑयल क्राइसिस, जैसे बहुत सारे क्राइसिस जो है उस समय चल रहे थे विच हैज इंपैक्टेड द इंडियन इकोनॉमी, ओके। उस समय भारतीय आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है बहुत ज्यादा चरमरा गई थी, ओके, एंड दैट्स व्हाई वी ब्रॉट द न्यू चेंजेस, ओके। सो कुछ नए बदलाव लेके आते हैं हम, जैसे कि इकोनॉमिकल रिफॉर्म हमने किया, ओके, जिसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आते हैं, स्टेबलाइजिंग रिफॉर्म्स आते हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में 3 चीजें हैं, स्टेबलाइजिंग रिफॉर्म्स और द शॉर्ट टर्म मेजर, ओके। ये क्या थे, शॉर्ट टर्म मेजर थे उस वक्त की समस्या को को हैंडल करने के लिए, ठीक है। उस वक्त की जो समस्या थी जैसे कि हाई इन्फ्लेशन है, फॉरेक्स रिजर्व का डिप्लीशन है, इन सबको सेटल करने के लिए स्टेबलाइजिंग मेजर लाए टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी एंड देन फॉर द फ्यूचर पर्पस प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाज इंप्लीमेंटेड, ओके। लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या थे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जो संरचनात्मक सुधार है, ओके, मतलब संरचना को सुधारा जाएगा, ओके। निजीकरण किया जाएगा, उदारीकरण किया जाएगा, वैश्वीकरण किया जाएगा, ये सरकार ने और उस उद्देश्य से भारत सरकार ने काम करना स्टार्ट किया। और स्टेबलाइजिंग रिफॉर्म मेजर्स जो है वो सिर्फ तात्कालिक समस्याओं को से निपटने के लिए, जो उस समय की मेजर प्रॉब्लम थी उससे निपटने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए थे, ठीक है। एंड इसमें अगर हम देखें डी रेगुलेशन, ओके, मतलब बेसिकली जो रेगुलेशन था इंडस्ट्रीज पे, ओके, सो इंडस्ट्रियल रेगुलेशन को रिड्यूस किया गया, जो उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण तो उसको कम किया गया। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स किए गए, मतलब बैंकिंग सेक्टर में टैक्स रिफॉर्म्स किए गए, टैक्स स्लैब्स जो बहुत सारी मल्टीपल थी उसको रिड्यूस करके 3-4 टैक्स स्लैब्स में रिड्यूस किया गया। फॉरेक्स रिफॉर्म्स किए गए, फॉरेन जो रिजर्व है उसको रिफॉर्म, ट्रेड पॉलिसी में चेंजेस की, व्यापार की जो नीति है बिकॉज लिबरलाइज करना है। सो दीज आर सम मेजर रिफॉर्म्स दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द 1991 we are seeing in the Indian economical system, okay, India as a state। ये कुछ परिवर्तन हमने बेसिकली देखे।
इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, सो ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी कभी कभी सवाल आते हैं, ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या इम्पैक्ट है इंडियन सोसाइटी में, इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, कल्चरल इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट। ओके, सो आपको फोकस क्या करना है कि ग्लोबलाइजेशन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और साथ साथ जनरल इन्फॉर्मेशन कि अच्छा ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो इस पर कभी कभी सवाल ऐसे आ जाते हैं छोटे मोटे। मेजर ओवरऑल इम्पैक्ट अगर हम देखा जाए तो होमोजेनाइजेशन, डिफरेंशिएशन, हाइब्रिडाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल विलेज, मल्टीकल्चरल, इंटरकनेक्टिविटी, mechanization, atomization, okay, commodification, commercialization, rationalism, scientific temper, Americanization, McDonaldism, okay, disjunction, deconstruction, okay, consumerism, okay, these are the things that we have seen as the impact of ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी, ओके, सॉरी इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय समाज के ऊपर जो हमने जो वैश्वीकरण का जो प्रभाव देखा उसमें हम देख रहे हैं समरूपीकरण हो गया है, ठीक है, सम एक प्रकार से होमोजेनिज्म की एक सा कल्चर, एक सा स्टाइल जो है फॉलो हो रही है। डिफरेंशिएशन भी दिख रहे हैं, ठीक है, साथ साथ कुछ कुछ हाइब्रिडाइजेशन, ओके, मतलब जहाँ पे एक मिक्स्ड कल्चर आपको देखने को मिल रहा है, साथ साथ ग्लोबल एंड लोकल, ओके, द ओरिएंटेशन ऑफ ग्लोबल एंड लोकल, ओके, कि जो ग्लोबल चीजें उनके साथ लोकल कॉम्बिनेशन मिल रहा है। जैसे कि अगर आप देखें तो हम जब पिज्जा जो खाते हैं, ठीक है, तो पिज्जा में जो है इंडियन फूड को, ठीक है, जैसे बर्गर खा रहे हैं तो आलू टिक्की बर्गर, ओके, सो फाइन, दैट्स अ ग्लोबल लोकल, ओके, कि ग्लोबल को लोकलाइजेशन, अगेन दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया ऑल्सो। देन ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट, मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव, इट मीन्स की बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन नाउ द कनेक्टिविटी अमंग द पीपल, लोग आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं, कल्चरल कोऑर्डिनेशन हो रहा है एक, ठीक है, सांस्कृतिक आधार पर जो है एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी जो है, बहु सांस्कृतिक आयाम जो है हमको देखने को मिल रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ गई है, मैकेनिकल प्रोसेस, ओके, ऑटोमेशन, जो गवर्नेंस पॉलिसीज है उसमें ऑटोमेशन, मैकेनाइजेशन, ओके, मतलब मशीनीकरण, ठीक है, मशीनीकरण किया जा रहा है। कमोडिफिकेशन, वस्तु, बिकॉज अगेन ग्लोबलाइजेशन इज अ कॉन्सेप्ट विच इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म, ओके, पूंजीवाद से संबंधित विचार है। तो लोगों को ज्यादा ज्यादा कंज्यूमर बनाना, मतलब कि जितना ज्यादा व्यापार हो सके, ठीक है, तो कमोडिटी, ज्यादा ज्यादा व्यापार, ज्यादा उद्योग, इन सब चीजों पर फोकस, तर्क का आना, ठीक है, रैशनल पर्सपेक्टिव, साइंटिफिक डेवलपमेंट, अगेन दिस इज वन ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट, ओके, कि अमेरिकन कल्चर का ज्यादा फोकस, ओके, मतलब अमेरिकन कल्चर ज्यादा डेवलप, मतलब बेसिकली ज्यादा ओवर पावरफुल हो रहा है ऑन द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, स्पेशली लाइक इंडिया एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो। डिसजंक्शन एंड डिकंस्ट्रक्शन, इट मीन्स सोशल डिसजंक्शन, ओके, समाज की क्या विचारधारा और ग्लोबलाइजेशन के चलते जो इसलिए मिसमैच है, ठीक है, कि पीपल क्या चाहते हैं, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स दैट आर वी आर सीइंग फ्रॉम द सोसाइटी, ओके, सो वो जो डिसजंक्शन है ग्लोबलाइजेशन का, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इस प्रकार से कंज्यूमरिज्म, मटेरियलिज्म, मटेरियल लाइफ, ओके, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर बेसिकली बीन सीन एज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ओके। सिमिलरली एक और पार्ट आता है आपका जहां पे आपको पॉलिटिकल पार्टीज, ओके, आइडियोलॉजिकल सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, दिस इज ऑल्सो अ टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरी ईयर एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट, ओके, यहाँ से अक्सर 1 से 2 सवाल जो है एग्जाम में आते हैं। नेशनल पार्टी इन इंडिया, स्टेट पार्टीज इन इंडिया, ओके, तो फोकस क्या करना है आपको यहाँ पे, नेशनल पार्टी, उसके सिंबल, इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर, लीडर्स नेम, ओके, एंड सिमिलरली स्टेट पार्टी में स्टेट पार्टी का नाम, लीडर नेम एंड स्टेट इन विच इट इज वर्किंग। सो इतना अगर याद रहेगा तो यू कैन बी एबल टू सॉल्व 2 काइंड ऑफ क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग, जो कि एक फेमस क्वेश्चन है कि अरेंज द स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी ना क्रोनोलॉजिकल मैनर, ओके, इन राजनीतिक दलों को कालक्रम में जमाइए, ऐसा सवाल आ जाता है। या फिर पॉलिटिकल पार्टी उसके सिंबल को मैच करने के लिए बोल देंगे, ओके, दे कैन आल्सो आस्क यू टू मैच देम अप, ओके, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी सिंबल को मैच कीजिए, पॉलिटिकल पार्टी लीडर को मैच कीजिए, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी देयर इन द एग्जामिनेशन। Moving forward, we will talk about some important, what we can say, national parties in India. Okay, कुछ भारत की important राष्ट्रीय पार्टी के बारे में बात करेंगे, और उससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि प्लीज सेशन को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे वो लोग भी इस सेशन का फायदा ले सकें, और टेक्स्ट बुक्स प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, और स्पेशली टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर बेसिस पर क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहे, ठीक है। चलिए अब हम जरा बात करते हैं भारत की महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। सो राइट नाउ करेंटली, ओके, इन 2023 वी हैव 6 नेशनल पार्टी, ओके, 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, और उन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, उनके फीचर्स आपको पता होने चाहिए, ओके, एंड आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन आल्सो, ओके, कि क्या विचारधारा है, क्या उनकी फीचर्स है, ठीक है, जैसे कि आईएनसी कब बना, ठीक है, 72 प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव थे, जिसमें 1885 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है, गोकुल दास तेजपाल सांस्कृतिक महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई, दिस काइंड ऑफ बेसिक थिंग्स, ओके, एंड समाजवाद, गांधी समाजवाद, प्रगतिवाद, इन सब, ओके, एंड सेंटर लेफ्ट पार्टी, ओके, केंद्र बाया, फाइन, एंड इसका जो गठबंधन है उसको हम यूपीए बोलते हैं, ओके, द अलायंस ऑफ कांग्रेस इज नोन एज यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। सिमिलरली एक और पॉलिटिकल पार्टी विच वाज अगेन क्रिएटेड इन 1964 बाय स्प्लिट फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ओके, कम्युनिस्ट पार्टी को तोड़कर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बनाई गई थी, ओके, सो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो है का कैसे बनाई,
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को तोड़ा गया 1925 में जो बनी थी, उसको 1964 में स्प्लिट होता है उसके बाद। सो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी है, इट एम्फसाइज ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, ओके, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के। अगेन लेफ्ट विंग पार्टी, ओके, इसको इनका जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है लेफ्ट, ठीक है। सो वामपंथी जिसको हम बोलते हैं, एक होता है दक्षिणपंथी और एक होता है वामपंथी। दक्षिणपंथी राइट विंग बोलते हैं और लेफ्ट विंग किसको बोलते हैं, वामपंथी को। सो ये डिफरेंसेस हैं। एंड सिमिलरली थर्ड नंबर पे भारतीय जनता पार्टी आप बोल सकते हैं, फॉर्मेशन जो 1980 में हुआ है। एंड इसके लीडर्स के नाम पता होने चाहिए, कौन कौन लीडर हैं आइडियोलॉजिकली, ठीक है। अगेन बीजेपी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आज के वक्त में, बिकॉज करंट गवर्नमेंट है। तो आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन देखा जाए, स्टार्टिंग में इनिशियली इट वाज गांधीयन सोशलिज्म, गांधीयन समाजवाद से स्टार्ट किया, फिर दीनदयाल उपाध्याय का इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, फिर सावरकर का हिंदुत्व, ओके, दीज काइंड ऑफ डिफरेंट आइडियल्स पर्सपेक्टिव, स्पेशली राइट नाउ द बीजेपी फॉलोज द आइडिया ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एज वेल एज हिंदुत्व, ओके। तो बीजेपी जो है वो एकात्म मानवतावाद और हिंदुत्व के विचार पर काम करती है, उनकी विचारधारा के आधार है। समाजवाद का समर्थन करती है, ठीक है, फाइन। एंड जो आप बोल सकते हैं राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी, ओके, मतलब दक्षिणपंथी आप राजनीतिक दल के रूप में उनको हम बेसिकली देखते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ओके, लाइक कल्चरल नेशनलिज्म का ओरिएंटेशन, ओके, उनका जो विचारधारा है उसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, मतलब राष्ट्रवाद की भावना जो है सांस्कृतिक आधार पे, ओके, ऐसे नहीं पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में नहीं, सांस्कृतिक आधार पे, फ्रॉम द कल्चरल पर्सपेक्टिव, ओके, द कल्चर ऑफ द पीपल द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म शुड ओरिजिनेट, ओके। उनका मानना है कि सांस्कृतिक आधार पे लोग जो है आपस में जुड़े और भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की समृद्धि के लिए लगातार काम करें, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी, उसका सिंबल आपको एलिफेंट पता है, विच इज स्टिल ए नेशनल पार्टी, फाउंडेड बाय काशीराम, काशीराम ने इसकी स्थापना की 1948 में। राइट नाउ मायावती इज द करेंट प्रेसिडेंट एंड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी बहुजन समाज, विच इज रिप्रेजेंटिंग द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, ओके। उनका जो मेन फोकस है वो किस पे है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और साथ साथ धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को के सपोर्ट में काम करती है बीएसपी, ठीक है। फाइन, बहुजन समाज पार्टी, हाथी इनका सिंबल है। देन नेशनल पीपल्स पार्टी विच वाज गिवन द नेशनल पार्टी टैग इन 2019 में इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, फाइन। एंड क्रिएटेड इन 2013, ओके, 2013 में इस पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, ओके। फाउंडेड इन 2013 बाय पीए संगमा एंड एक्सपेंशन फ्रॉम द एनसीपी, ओके। जब उनको एनसीपी से, ठीक है, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी थी उससे बाहर निकाल दिया गया, तो उसके बाद एनपीपी उन्होंने बनाई, नेशनल पीपल्स पार्टी, and believed only in literacy and education can empower the weaker section, okay, so they are more focused on literacy। उनका मानना है, अगर उनका फ्लैग भी जो है बुक है, उनके सिंबल में क्या है, बुक आती है, किताब, कि लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट, ओके, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। नाउ द लेटेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो कि अभी नेशनल पार्टी का जिसको दर्जा मिला है 2023 में, ओके, लेटेस्ट पार्टी टू बिकम नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया इज आम आदमी पार्टी। Central political ideology, okay, then philosophy, liberal socialism, civil nationalism, and Arvind Kejriwal basically was the founder, and this party was basically created in 2012, okay, and arose from the Anna Hazare movement, especially the anti-corruption movement, okay, India against corruption movement. So National People's Party, which belongs from the North East, okay, North East से इकलौती पार्टी जिसने पूर्वोत्तर के पहली पार्टी है जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, ओके। सो ये इकलौती पार्टी, दिस इज द ओनली पार्टी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट विच हैव गॉट द नेशनल पार्टी स्टेटस, ओके, फाइन। आम आदमी पार्टी के बारे में बात कर सकते हैं। सो आम आदमी पार्टी जो है 2012 में बनी है, अरविंद केजरीवाल के द्वारा ने बनाई थी, और जो कि अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था, भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी जो आंदोलन था, उससे उभर के निकलती है पार्टी, और उसके बाद गुजरात चुनाव के नतीजों के बाद जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 2023 में इलेक्शन कमीशन के द्वारा दे दिया गया है, ठीक है। तो दीज आर द 6 नेशनल पार्टी, ओके। अच्छा, अभी रिसेंटली 3 नेशनल पार्टीज, ओके, जिनके पास राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस था, उनको खत्म कर दिया गया, जैसे तृणमूल कांग्रेस, देन सिमिलरली बेसिकली सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एंड एनसीपी, राकापा, ठीक है, नेशनलिस्ट नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ओके, राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राकापा जिसको बोलते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनल कम्युनिस्ट लाइक बेसिकली कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, मतलब राष्ट्रवादी बेसिकली कांग्रेस पार्टी जिसको हम बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, ये कांग्रेस तो आईएनसी है, ठीक है। कांग्रेस को हम क्या बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके। कांग्रेस का रियल नाम क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और ये जो इसके हम बात करें एनसीपी, इट वाज बेसिकली द पार्टी ऑफ शरद पवार, ओके। तो शरद पवार की जो पार्टी है राकापा, उसको भी इन तीनों से जो है राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस छीन लिया गया, ओके। नाउ दे आर नो लॉन्गर अ नेशनल पार्टी, ओके। सो प्रीवियसली बिफोर 2023 दे वर नेशनल पार्टी, ओके। 2023 से पहले ये राष्ट्रीय पार्टी थे, अब उनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हट गया, ठीक है। चलिए,
बस ये था आपका छोटा सा लेक्चर जहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं बचे हुए जो पार्ट के थे वो कवर किए हैं। आई होप कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई होंगी वो आपको क्लियर रहेंगी। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इन पॉइंट्स को, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी अक्सर आते हैं। तो प्लीज़ गो थ्रू दीज ऑल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड जस्ट कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप वॉचिंग द सेशंस। डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और रेगुलरली क्लासेस को फॉलो करते जाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।